हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग अपने फर्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, अपने सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक में धीरे धीरे करके इन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 11 में हो, आप आईसी या सीबीएसई किसी भी बोर्ड से हो, आज के ये लेक्चर आपके लिए रेलेवेंट है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग एकदम बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये सब्जेक्ट है क्या। अकाउंटेंसी आपके सिलेबस के हिसाब से तो एक सब्जेक्ट है, पर इस सब्जेक्ट में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अपने सिर्फ एकेडमिकली पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी बिल्कुल वो चीज़ है जो हम लोग असल ज़िंदगी में, रियल लाइफ में जो करते हैं। यानी कि अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में हम लोग बिजनेस के सारे लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखते हैं, और ये बिल्कुल वही है जो असल ज़िंदगी में बड़ी कंपनीज करती है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने आसपास में इतने सारे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, ये लोग जो भी इनके इतने सारे ऑफिसेज है, ब्रांचेज है, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस है, इनकम है, आखिर इन लोग अपना हिसाब किताब तो मेंटेन करते होंगे। किस तरीके से करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर तरीका है, एक पैटर्न है, एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी आज ये फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग ये समझो कि आज के क्लास में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट अभी तो आपके लिए सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना है, स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है इस सब्जेक्ट का, कि दैट आई हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट वेल, मेरे को सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करना है सो दैट आई कैन स्कोर वेल इन द एग्जाम। लेकिन ये सब्जेक्ट अभी आपके लिए मार्क्स के हिसाब से रिलेवेंट है, पर रियल लाइफ के हिसाब से भी ये सब्जेक्ट बहुत रिलेवेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। whatever we will be studying in this subject, it is not just a subject, this is what we do in real life. फ्यूचर में जाके आप किसी भी कैरियर पाथ में आप जाते हो, कोई भी अप्रोच आपका होता है लाइफ में, आप किसी भी फील्ड में जाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू विल हैव टू डील विथ अकाउंटेंसी। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के जो हिसाब किताब और जो ना डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यू विल हैव टू डील विद देम। तो रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट इन अ वे आपकी ब्रेड एंड बटर भी बनेगी। समझ में आ रहा, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे आप जाओ, कोई भी प्रोफेशन आप फ्यूचर में जाके परस्यू करो, तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको सोचना है कि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये सारी बातें बताने का मतलब क्या है, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में लाइफ टाइम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स लेने का मतलब होता है कि अकाउंटेंसी में आपको अच्छा होना है। जो स्टूडेंट अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट में अगर वीक रह जाता ना कहीं ये देखा गया है कि ओवरऑल कॉमर्स में उसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमेशा वीक रह जाती है। हर एक स्ट्रीम का एक अपना कोर सब्जेक्ट होता है, और अकाउंटेंसी कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर पेपर है। ये सब्जेक्ट अगर आपने अच्छे से सीख लिया, अपने इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लिया, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप देखोगे आपकी पकड़ अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स को सीखते सीखते हम लोग बिजनेस के हर एरिया को काफ़ी हद तक टच कर देते हैं। आपकी पूरे कॉमर्स के स्ट्रीम में जितने अदर सब्जेक्ट्स भी है जो कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें भी आपकी इंटरेस्ट आएगी, और कहीं ना कहीं आप जब ग्रेजुएशन करोगे उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल जब आपका स्ट्रांग रहेगा तो फ्यूचर में भी काम आएगी, लाइफ में जॉब या बिजनेस में भी काम आएगी। हर तरीके से ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। ये मैंने क्यों बताया, ताकि आप लोग ध्यान से इस सब्जेक्ट को तो बहुत ही सीरियसली पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना, पर ये सब्जेक्ट थोड़ा एक्स्ट्रा केयर मांगता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। अगर आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वीक है तो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करने की चीज़ कम है, समझने की चीज़ ज़्यादा है। जो भी स्टूडेंट वीडियो मोड पे इस लेक्चर को अभी अटेंड कर रहे हो या फिर रिकॉर्डेड मोड पे लेक्चर को देख रहे हो, मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ कम रहेगा, क्योंकि मेरे सामने कुछ लाइव स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। लेकिन आप लोग इस बात से एकदम भी मतलब प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, बिकॉज आई हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप मान के चलो मैं बिल्कुल आपके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, पर मैं आपके साथ ही हूँ, ठीक है। और मैं एकदम नॉर्मल पेस में पढ़ाऊँगा, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं। आज से बहुत साल पहले जब बिजनेस, ये जो पूरा का पूरा बिजनेस का जो है ना चीज़ें थी जो चलती थी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक, तो क्या सिस्टम था आपको पता है। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, यानी लोग चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। लेकिन यहाँ पर कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट तो थी नहीं। अब
कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को तो एक्सचेंज नहीं कर सकता ना, देयर शुड बी सम मेजरमेंट। अब गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो रेयर चीज़ है, और कोई राइस एंड व्हीट ये काफ़ी एबंडेंस में है। तो सोसाइटी में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सेम नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं। तो जब आप चीज़ों के बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करते हो तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू या मेजरमेंट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस तरीके से धीरे धीरे करेंसीज आए, लोगों ने करेंसी के साथ एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके जो बिज़नेस है वो थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइज और सिस्टमैटिक होना स्टार्ट हुआ। जब चीज़ें सिस्टमैटिक होने लगी, मॉडर्न होने लगी, तो बहुत सारे जो बिज़नेस क्लास लोग हुआ करते थे पहले, जो ज़मींदार होते थे या जो लोग व्यापारी होते थे, उन लोगों ने देखा कि भाई जब हम लोग इतना व्यापार करते हैं तो इनका हिसाब किताब भी होना चाहिए, कितने पैसे हमारे आ रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे पैसे लग रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, पुराने ज़माने में एक मुंशी जी को बैठा दिया। मुंशी जी मतलब समझे, मुनीम जी या मुंशी जी बोलते हैं, मतलब एक बही खाता लेकर एक इंसान होता था, वो आपके बिजनेस के लेन देन को नोट करता था एक रजिस्टर में। और ये एक धीरे धीरे करके क्या हो गया ना, ये एक प्रोफेशन बन गया। तो जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो लोग अलग अलग राज्यों में जाते थे। पहले क्या होता था ना, जो व्यापारी होते थे वो पूरे बैलगाड़ी में और कार्ट में एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उस समय मेला लगा करता था या हाट बाजार लगा करता था, वहाँ पर लोग अपना सामान लेकर जाते थे और वहाँ पर चीज़ों को बेचते थे, और बेच के जो पैसा आता था वो लेकर फिर अपने गाँव वापस आते। तो पहले के टाइम पर बिजनेस अलग तरीके से चला करती थी। लोग जब किसी एक राज्य में जाते थे तो वहाँ के राजा को कुछ उपहार देते थे कि आप अपने राज्य में हमें व्यापार करने के लिए दीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें चला करती थी। और उस समय लोग हुआ करते थे, एक डेडिकेटेड पर्सन हुआ करता था जो बिज़नेस का हिसाब किताब रखता था। उस ज़माने में उनको बोलते थे मुंशी जी या मुनीम जी। आप लोगों ने पुराने किसी पिक्चर वगैरह में देखा होगा, मूवीज़ में। पुराने पिक्चर तो देखते नहीं होंगे, पर एनीवेज समझ में आ रहा है। तो ये समय के साथ अब चीज़ें क्या हुई, अब जैसे जैसे समय गुजरा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई, मॉडर्न होती गई। आज के ज़माने में बिजनेस का जो नेचर है, जो ट्रांजैक्शंस का नेचर है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इंसान उसे बही खाते में मेंटेन करेगा। अभी चीज़ें इतनी स्टैंडर्डाइज्ड हो चुकी है, इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बिजनेस का नेचर इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, एडवांस हो चुका है। अब हमें चाहिए एक प्रॉपर मेथडोलॉजी। समझ में आ रहा है? पहले ऐसा नहीं था, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं था। अब जैसे कि मान लो पहले के ज़माने में अगर 4 अलग अलग व्यापारी हैं तो 4 अलग अलग व्यापारी के 4 अलग अलग मुनीम जी हैं। वो सभी के अलग अलग मुनीम जी अपने अपने तरीके से अपना अपना बही खाता मेंटेन कर रहे हैं। मेरे टर्म्स को समझ पा रहे हो ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप सभी को क्लियर है ना? तो जो पर्सन होता था ना, वो अपने अपने तरीके से अपना अपना बही खाता मेंटेन कर रहा है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में नोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं था, एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं था। एक इंसान के लिखे हुए हिसाब किताब को कोई दूसरा इंसान समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में तो चीज़ें ठीक चली, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग व्यापार करते थे छोटे लेवल पे करते थे, और पहले के टाइम पे जो बिजनेसेस हुआ करती थी काफ़ी अनऑर्गेनाइज थी, बहुत ही लिमिटेड तरह के ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। तो उस समय हिसाब किताब रखना उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो पुराने ज़माने में ये चीज़ें चलती रही, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे बिजनेस एक्सपैंड होने लगे, कॉम्प्लेक्स होने लगे, लेन देन कई तरह के होने लगे, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हुए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप अपने तरीके से अपने स्टाइल में अपना हिसाब किताब मेंटेन करो। रिक्वायरमेंट थी कि एक स्टैंडर्ड मेथड बनना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये सब्जेक्ट धीरे धीरे करके बहुत इवॉल्व होता गया। ये अकाउंटेंसी का जो ये सब्जेक्ट है ना, बेसिकली बिजनेस के हिसाब किताब को मेंटेन करने वाला सब्जेक्ट है, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है, बस इसके तरीके में चेंज हुई है। तो आज के टाइम पे जो हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आज के दिन में बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस और बहुत सारे प्रिस्क्राइब्ड मेथड, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉलो होने लगे हैं, और हमें अपने सब्जेक्ट में वही सीखना है। अब अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी था ताकि कोई भी किसी के ट्रांजैक्शन को समझ सके। अब ऐसा सोचो कि एक आदमी है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया और वो अपने बिज़नेस का हिसाब किताब, ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको चीज़ों को समझाने के लिए। एक इंसान ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया
और वो अपना हिसाब किताब अपने खाते में ना अपने स्टाइल में अपने तरीके से लिखता है रफली। धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बिजनेस बढ़ने लगा, इनकम और ज़्यादा होने लगी। उसने एक से कई सारे दुकानें उसने ओपन कर ली, बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे स्टोर्स, गोडाउन्स, बिजनेस एक्सपैंड करने लग गया। एम्प्लॉयज़ उसने और ज़्यादा रख ली। समय के साथ साथ जब कमाई काफ़ी बढ़ गई तो सरकार का भी नज़र पड़ा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी, इन सभी को लगा रहे यार ये तो अब काफ़ी कमा रहा है। तो एक दिन आ गए भाई साहब ऑफिसर, आ गए दुकान में, मान लो उनका नाम था मिस्टर एक्स। तो ऑफिसर ने बोला कि मिस्टर एक्स, आपका तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, पिछले कुछ सालों में आपने काफ़ी तरक्की कर ली है। पहले आपने एक दुकान से स्टार्ट की थी, आज आपके शहर में 10 दुकान है। आपके 2 पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज आपके बिज़नेस में 50 एम्प्लॉय है। तो इतना अच्छा कमा रहे हो तो कुछ सरकार को भी दो, सरकार भी तो चलनी चाहिए, समाज भी तो चलना चाहिए, तो आप थोड़ा टैक्स रख दो। तो वो जो इंसान था, जो दुकानदार था, बिजनेसमैन था, उसने क्या बोला कि देखिए साहब, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें उतना समझ नहीं आता सरकार और टैक्स और ये सब, हम तो बस काम धंधा करना जानते हैं, एकदम सिंपल से इंसान है। तो ये काम कर रहे हैं, आप बताइए, ज़रूर देंगे। अगर सरकार को चलाने के लिए हमसे कोई सहयोग बनता है तो बताइए क्या देना, मैं दे दूँगा। तो ऑफिसर ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कर लेते हैं, आपके इनकम के हिसाब से चेक करके बता देंगे आपका कितना टैक्स बनता है, क्योंकि जो आपकी इनकम है, आपकी जो कमाई है, उसके हिसाब से टैक्स बताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आपकी कमाई कितनी है, बताइए आपकी कमाई कितनी है। तो वो जो आदमी था वो बोला कि देखिए हम लोग तो गरीब लोग हैं, ज़्यादा नहीं, महीने का जैसे तैसे करके 50,000 रुपये कमा लेते हैं। तो ऑफिसर, आपको क्या लगता है मान जाएगा? उसके बोलने पे मान जाएगा? वो बोलेगा नहीं, देख के तो नहीं लग रहा 50,000 कमाने वाले इंसान हो, इतना ठाट बाट में रहते हो, लग तो रहा आपकी कमाई ज़्यादा है, ऐसे आपके बोलने से तो नहीं मानेंगे। चलिए आप अपना हिसाब किताब दिखाइए, चलिए देखते हैं आपका क्या कैलकुलेशन से आप अपने बिजनेस का लेन देन का पूरा रिकॉर्ड दिखाइए। इस तरीके से चीज़ें गई। जब उस इंसान ने बोला कि ठीक है रुकिए, मैं अपने मुनीम जी को बुलाता हूँ, उसने अपने मुनीम जी को बुलाया, मुंशी साहब जो रजिस्टर मेंटेन करते थे। बोला कि देख लीजिए सर, ये हमारा हिसाब किताब है। ऑफिसर ने रजिस्टर खोला, मुनीम जी का पूरा लिखा हुआ था बखान। वो देखे और देख के उनका सर का पारा चढ़ गया, गुस्सा एकदम। क्यों बोलो? ठीक है, और गेस करो। राइट, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो ऑफिसर ने बोला कि भाई ये क्या जाइल की तरह लिख के रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, इतना बड़े व्यापारी बन चुके हो, शहर में तुम्हारा इतना नाम हो चुका है, इतना पैसा कमा रहे हो, इतना बढ़िया दुकान है तुम्हारा, इतने ठाट बाट में रहते हो, और इस तरह से हिसाब मेंटेन करते हो, ये क्या तरीका है यार? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या लिखे हो, हिंदी है, इंग्लिश है, फारसी है, क्या उर्दू है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई तरीका नहीं है। तो वो बता रहा है कि देखिए ना, मेरे मुंशी जी आपको समझा देंगे। बोले ये मुंशी जी कौन है? बोले ये हमारे बहुत पुराने, मेरे परदादा जी के समय के जान पहचान वाले हैं, इन्हीं को मैंने रख लिया, बुजुर्ग थे, इनका कोई काम वाम नहीं था, तो इन्हीं को मैंने बैठा लिया कि आप हिसाब किताब रखो। ऑफिसर और गुस्सा, बोले ये क्या मजाक है, आप अपने बिजनेस के हिसाब किताब को रखने के लिए आपने किसी को भी रख लिया और कैसे भी मेंटेन कर रहे हो, इससे क्या समझ में आएगा? एकदम आपके रुकिए, अभी आपके अगेंस्ट आप नोटिस जारी करते हैं, अभी सरकारी फरमान लेकर आते हैं। तो वो बोला देखिए माई बाप, मेरे को पता नहीं, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, ये सब मुझे सरकारी चीज़ें पता नहीं है, आप नाराज़ मत होइए, बताइए क्या करना पड़ेगा। चलिए अभी तक जो चल रहा था, अब आगे क्या करना पड़ेगा? ऑफिसर ने बोला कि आप एक काम करो, सबसे पहले तो एक अकाउंटेंट को हायर करो जिसे प्रॉपर अकाउंटिंग आती है, क्योंकि अब आप छोटे मोटे व्यापारी नहीं हो। जब आप छोटे मोटे व्यापारी थे, जब आपका बिजनेस आपने नया नया स्टार्ट किया था, आपकी छोटी बिजनेस थी, इनकम कम थे, उस समय आप अपने हिसाब से कुछ भी खाता भाई मेंटेन कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चल रहा था। छोटे बिजनेस में ये चलता है। लेकिन अब आपके शहर में इतने सारे दुकान है, इतने एम्प्लॉय है, इतने सारे ट्रांजैक्शन है, अलग अलग राज्यों में आपके माल जाते हैं, तो मतलब अच्छा खासा काम अब आपका फैल गया है। अब तो आप एक अच्छा अकाउंटेंट रख सकते हो ना, अब आपके पास पैसे है, पहले नहीं थे शायद। तो आप सबसे पहले एक अच्छा अकाउंटेंट रखो जिसे पता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आप एक अकाउंटेंट रखो और आपके बिजनेस के जो भी हिसाब किताब है आप उन्हें बताओ, वो एक प्रॉपर मेथड में आपके हिसाब किताब को रेडी करेगा, बनाएगा, और फिर वो मुझे देना, तब मैं समझ पाऊंगा आपकी इनकम क्या है क्या है नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से आप बना रहे हो, ये मुंशी जी अपने हिसाब से कुछ भी लिख रहे हैं, जो इनको समझ में आ रहा है अपने तरीके से लिख रही, ऐसा कोई तरीका थोड़ी होता है। तो आज के टाइम पे देखो जो बिजनेस चल रहा है ना,
ये बिजनेस में हम लोग जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, याद रखना, आज जो कोई भी एक बड़े कंपनी में सोच लो, कोई भी एक बिजनेस में जो हिसाब किताब हम लोग मेंटेन करते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते थे, व्यापारी होते थे, वो लोग जो हिसाब किताब रखते थे वो खुद के लिए रखते थे कि मेरा बिजनेस है, चलो मुझे पता होना चाहिए कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। तो इनिशियली लोग हिसाब किताब क्यों मेंटेन करते थे बिजनेस का? फॉर देमसेल्व्स, अपने खुद के लिए, कि चलो मेरा हिसाब मेरे को पता होना है। आज इस अपने लिए अकाउंट्स नहीं बनाते हम लोग अपने बिजनेस में जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, खुद के लिए तो बनाते ही हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल पार्टीज हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल पार्टीज हैं जिन्हें हमें वो हिसाब किताब दिखाना पड़ता है। अगर मान लो अपने खुद के लिए अगर हिसाब किताब मेंटेन करना हो तब तो इंसान कैसे भी कर लेगा, है ना। लेकिन आपको अगर किसी और को, एक्सटर्नल पार्टी को, थर्ड पर्सन को अगर आपको आपका हिसाब किताब दिखाना हो और आपने कैसे भी बना लिया तो सामने वाला तो समझ नहीं पाएगा। अब ये थर्ड पार्टी कौन होते हैं? ये बिजनेस के इन्वेस्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, क्रेडिटर्स या लेंडर्स हो सकते हैं। अभी मैं टेक्निकल टर्म्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, सो दैट आपको अभी धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप समझो एक बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, वो सभी आपके बिजनेस का हिसाब किताब देखना चाहते हैं। जैसे सोचो अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, आपके पास कुछ पैसे हैं, यू हैव सम मनी, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, विल यू इन्वेस्ट इन एनी रैंडम कंपनी? ऑब्वियसली आप कहीं भी आंख बंद करके ऐसे तो पैसा नहीं लगाओगे। अगर आपके पास पैसे हैं, आप उनको किसी जगह पे निवेश करना चाहते हो, तो आप जानना चाहोगे कि कौन सा अच्छा कंपनी है। ये कैसे पता चलेगा आपको? उस कंपनी का आपको हिसाब किताब देखना पड़ेगा, भाई कौन सी कंपनी का हिसाब किताब कैसा चल रहा है, कंपनी में कितने की सेल हो रही है, जैसा कि अभी इसने बताया कितनी कंपनी की प्रॉफिट कैसी है। क्योंकि आप पैसा लगाओगे तो आपकी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना, मेरे को अच्छा रिटर्न चाहिए। कोई भी इंसान जब इन्वेस्ट करता है तो अपने पैसे पे वो अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। तो आपके पास तो मल्टीपल कंपनी के ऑप्शन है। सपोज आपको टाटा है, बिरला है, फिर इसी तरह से मान के चलो ITC है, HUL है, हिंदुस्तान लीवर है, कुछ भी है, ऐसे बहुत सारे कंपनी है आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप ऐसे रैंडमली इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप देखोगे कहां पर इन्वेस्ट करने से मेरे को बेस्ट रिटर्न मिलने वाला है। इसके लिए आपको उनके हिसाब किताब पे, उनके ट्रांजैक्शंस पे, उनके फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग को भी, अगर आपने अपना हिसाब किताब इस तरीके से बनाया है कि कोई बाहर वाला इन्वेस्टर समझ ही नहीं पा रहा है, तो आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। करेगा क्या? कोई नहीं करेगा, क्योंकि लोग आपके बिजनेस के हिसाब किताब को समझ ही नहीं पाएंगे। आप किसी मुंशी जी को आपने रख के अपना हिसाब किताब करवा लिया, आप तो समझ जा रहे हो, आपके मुंशी जी बगल में खड़े होकर आपको समझा देंगे, लेकिन बाहर दुनिया के लोगों को नहीं। इसी तरह से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर आ गए, उनको देखना है कि आपका बिजनेस का इनकम क्या है, जिसके हिसाब से वो इनकम टैक्स लेंगे आपसे। गवर्नमेंट का रूल है, आप जो इनकम कमाओगे तो उसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो आपके इनकम के लिए भी तो वो आपका हिसाब किताब देखेंगे, बिजनेस की इनकम क्या है। अब बिजनेस की इनकम क्या है, उसके लिए आपका हिसाब किताब इस तरीके से मेंटेन्ड है, ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जीएसटी के ऑफिसर आ गए, जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया, आपका कितना का सेल्स है, बताइए जीएसटी आपने ठीक से लिया नहीं लिया, आपने सरकार को जीएसटी ठीक से दिया कि नहीं दिया, चलो आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ। आप अपना फिर से मुनीम जी वाला हिसाब दिखा दोगे, वो भी फिर से क्या करेंगे, फिर वो भी गुस्सा हो जाएंगे। तो आज के टाइम पे हम लोग हिसाब किताब जो बिजनेस का मेंटेन करते हैं, दिस इज नॉट जस्ट फॉर आवर ओन यूज, दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ। ये हम लोग थर्ड पार्टीज के लिए, एक्सटर्नल पार्टीज के लिए भी हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। आज आपको बिजनेस में मान लो सपोज आपको पैसों की जरूरत है, आप किसी फाइनेंसर के पास जाते हो, किसी बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, तो लोन देने के पहले भी वो देखेंगे ना आपके बिजनेस का क्या कंडीशन है। ऐसे तो आंख बंद करके लोन देंगे नहीं आपको। आपके बिजनेस का क्या कंडीशन है, आप कितना कमाते हो, क्या प्रॉफिट है, क्या सेल्स है, आपका बिजनेस का लेवल, फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ही वो डिसाइड करेंगे आपको लोन देना है कि नहीं देना है, या कितना लोन देना है। अगर आप मांग रहे हो 50 लाख का लोन चाहिए, वो बोलेंगे अच्छा 50 लाख का लोन, जरा बताओ तो तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। बिजनेस में देख रहे हो कि भैया महीने का 10,000 रुपया कमाता है, लोन मांग रहा 50 लाख का, देगा क्या बैंक? नहीं देगा। बोलेगा आपको देंगे तो ज़्यादा 5 लाख देंगे, उससे ज़्यादा तो आपका लग नहीं रहा, आपको दे देंगे तो फिर आपको पैसे डुबा दोगे, वापस ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बिजनेस का हालत उतना ठीक नहीं है। तो बोलने का मतलब ये है, आज जिस तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं आज के टाइम पे, और आज का मतलब सिर्फ आज की बात नहीं हो रही, पिछले कुछ टाइम से आज के मॉडर्न बिजनेस में ट्रांजैक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो अभी जो प्रेजेंटली जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, इसका पर्पस सिर्फ बिजनेस के इंटरनल यूज के लिए नहीं, बट एक्सटर्नल यूज के लिए भी है। और इसलिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी चाहिए, एक प्रॉपर मेथड चाहिए, जिससे कि अगर एक बार अकाउंट बना दिया जाए, हिसाब किताब को रिकॉर्ड कर दिया जाए, तो वो अपने भी समझ पाए, और अगर कहीं थर्ड पार्टी को, एक्सटर्नल पार्टी को अगर
कहीं प्रेजेंट करना हो वो भी समझ पाए। लोन चाहिए, बैंक को दिखाना हो, मैं दिखा दूं। ऑफिसर कोई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, उनको दिखा दूं। कोई और इंसान है, उसको दिखाना पड़े, उसको दिखा दूं। जहां मतलब रिक्वायरमेंट हो मैं हर जगह दिखा दूं, और हर किसी को समझ में आना चाहिए। एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होना चाहिए। और इसीलिए अकाउंटिंग करने का जो तरीका है आज के टाइम पे बहुत ही स्टैंडर्ड बन गया है। इसके लिए कुछ सिस्टम और रूल्स बनाए गए हैं। तो ये जो सिस्टम हम लोग अकाउंटिंग के लिए फॉलो करते हैं, इसको नाम दिया गया है डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम दिया गया है? डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा थोड़ा अब लिखते हैं, ठीक है? और लिखते लिखते मैं आपको समझाऊंगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। चलो, तो हमारे अकाउंट्स में बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? अब डबल एंट्री सिस्टम क्यों? वाई नॉट सिंगल, वाई नॉट ट्रिपल, वाई इट इज डबल? इस सिस्टम को डबल एंट्री क्यों बोलते हैं? अब इस सिस्टम का जो नाम रखा गया है इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम लोग जिस मेथड को फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के, इस मेथड में ना वी हैव टू अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो डिफरेंट एस्पेक्ट का यूज करते हैं, जिनको बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। इट इज अ सिस्टम wherein it is a system wherein we record the business transactions in the books of account. It is a system wherein we record the business transactions in the books of account by using dual aspects, which is called डेबिट, शॉर्ट में लिखना DR डॉट, एंड क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखना CR डॉट। सभी को विजिबल है ना? लास्ट बेंच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? दिख रहा है? विजिबल? ओके, ठीक है। चलो, तो डबल एंट्री सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और इस रिकॉर्डिंग के दौरान हम लोग ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को यूज करते हैं। इसको बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट। व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन वी यूज टू डिफरेंट एस्पेक्ट of a transaction, two different aspect of a transaction, and what are these two different aspect? Debit and credit। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि कॉमर्स का जो स्टूडेंट होता है, अकाउंट्स पढ़ता है ना, वो डेबिट क्रेडिट करता रहता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये डेबिट क्रेडिट क्या है? साइंस के बच्चे लोग और ह्यूमैनिटी के बच्चे लोग कॉमर्स से एक ही चीज पूछते हैं कि भाई तू लोग डेबिट क्रेडिट क्या करता रहता है? व्हाट इज दिस डेबिट क्रेडिट, है ना? इतना पता है कि कॉमर्स में कुछ होता है डेबिट क्रेडिट, पर क्या है ये आज तक समझ नहीं आता है। मतलब साइंस वाले और आर्ट्स वाले बच्चे लोग कॉमर्स से हमेशा ये पूछते हैं। मैं भी जब कॉमर्स लिया था तो मेरे भी फ्रेंड्स जो साइंस और दूसरे स्ट्रीम में आर्ट्स में थे, वो लोग यही पूछते थे कि भाई ये डेबिट क्रेडिट क्या करता रहता है तुम लोग। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट लाइक अ
टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, जैसे किसी भी पर्टिकुलर कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड एंड टेल, इसी तरीके से बिजनेस के ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। सो डेबिट एंड क्रेडिट्स आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिमाग में डाल लो, डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जस्ट लाइक टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉइन। कोई भी एक वैलिड कॉइन ऐसा हो सकता है जिसमें एक ही साइड हो, सिर्फ हेड या सिर्फ टेल, ऐसा कोई कॉइन नहीं हो सकता। अगर मान लो कोई ऐसा कॉइन हो जिसमें बोथ द साइड्स हेड या बोथ द साइड्स टेल हो, ऐसा मान लो ऐसा हो गया, गलती से बन गया, वैसा बनता तो नहीं है, बन गया मान लो, तो ऐसे कॉइन को हम लोग वैलिड कॉइन नहीं बोलते, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खोटा सिक्का। सुने हो? मतलब दैट इज नॉट अ लीगल टेंडर, वो आप उसको लीगली वैलिड कॉइन नहीं बोल सकते हो। आपने पुरानी मूवी देखी है, शोले बोल के एक मूवी थी अमिताभ बच्चन की, उसमें ना एक सीन है, अमिताभ बच्चन फिल्म का एक्टर होता है और उसके पास एक कॉइन होती है जो कि दोनों तरफ में हेड होता है, और ये बाद में सेकंड एक्टर जो होता है धर्मेंद्र, उसको पता चलता है कि इस कॉइन में तो दोनों तरफ में एक ही साइड है, हेड है दोनों साइड। तो वो लोग टॉस जब भी होती थी वहाँ पर किसी भी बात पे, तो बार बार अमिताभ बच्चन जीत जाता था। एक सीन है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जिसने देखा उसे पता है। तो इस तरह के कॉइन अगर मान लो बनते भी हैं तो ये कोई वैलिड कॉइन नहीं माने जाते। यानी कि किसी भी एक प्रॉपर वैलिड कॉइन में देयर हैज टू बी टू साइड्स, एक साइड में हेड और दूसरा साइड में टेल, इसके बिना एक प्रॉपर वैलिड कॉइन नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से एक वैलिड ट्रांजैक्शंस में दो साइड होने जरूरी है, डेबिट एंड क्रेडिट। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ डेबिट हो, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ क्रेडिट हो। एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास डेबिट और क्रेडिट ये दोनों होना पड़ेगा, जस्ट लाइक अ कॉइन। एक वैलिड कॉइन में सिर्फ डेबिट हेड नहीं हो सकता या टेल नहीं हो सकता, हेड और टेल दोनों होना पड़ेगा तभी कॉइन वैलिड कॉइन होगा। सेम ट्रांजैक्शन में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों होना पड़ेगा, अदरवाइज आप डबल एंट्री सिस्टम में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। और इस तरीके के अगर आप ट्रांजैक्शन मान लो बना भी देते हो, इस तरह के ट्रांजैक्शन आपने सपोज आपने बना भी लिया कि दो डेबिट लगा दिया दो क्रेडिट लगा दिया, तो ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है। एनी वैलिड ट्रांजैक्शन हैज टू हैव टू डिफरेंट साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, जस्ट लाइक हेड एंड टेल। क्लियर है? अच्छा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन देखो, ये जो 2 लाइन का मैंने डेफिनेशन लिखा है, 2-3 लाइन का, इसमें ना कुछ फ्रेजेस आए हैं। पहले देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 वर्ड आते हैं, बिजनेस और ट्रांजैक्शन। ये दोनों का मतलब क्या है? बिजनेस का लिटरल मीनिंग इंग्लिश के हिसाब से बिजी रहना। अगर आप कहीं पर बिजी हो, इफ यू आर बिजी इन समथिंग, इट इज अ बिजनेस। ठीक है? लेकिन जब हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में मतलब ऐसे बात करते हैं, तो बिजनेस का मतलब जस्ट नॉट बीइंग बिजी। इफ यू आर बिजी इन एनी सच थिंग विच इज वेरी अनप्रोडक्टिव, तो इसको हम लोग बिजनेस नहीं बोलते। तो यहाँ अकाउंट्स में बिजनेस जब हम लोग बोलेंगे, या बिजनेस के टर्म्स में, इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बिजनेस बोलेंगे, तो बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटी विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब जिस एक्टिविटी से आप अपना लिवलीहुड अर्न कर रहे हो, ऐसा कोई काम आप कर रहे हो तो आप बिजी हो। आप कोई टीवी देखने में बिजी है तो बोलेंगे कि आई एम वेरी बिजी। क्या कर रहे हो भाई? आई एम वॉचिंग मूवी। कोई मोबाइल में बिजी है, कोई किसी और तरीके से बिजी है। ठीक है? तो ये आप बिजी हो, नो डाउट आप बिजी हो सकते हो, मूवी देखने में भी कोई बिजी हो सकता है, लेकिन अपने उसको बिजनेस नहीं बोल सकते अपने अकाउंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम लोग अकाउंटेंसी में या कॉमर्स में या बिजनेस स्टडीज में अपने किसी भी सब्जेक्ट में जब हम लोग बिजनेस बोलेंगे, इसका मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आप अपनी लिवलीहुड अर्न कर रहे हो। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रही है, आप अपने लिवलीहुड को अर्न कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी होते हो, आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हो, इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हो। ठीक है? अब बिजनेस में वैसे तो हम लोग यहाँ पर एक होता है जॉब, एक होता है प्रोफेशन। यहाँ पर हम लोग एक खुद की एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोई इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, सर्विस दे रहा है,
तो एक तरह से वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई किसी प्रोफेशन में, जैसे कोई डॉक्टर है, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठा है, वो जॉब नहीं कर रहा है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर आप कहीं पर किसी कंपनी में जॉब करते हो, सर्विस दे रहे हो, या आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन दोनों ही केसेस में कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। इसको भी हम लोग बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस का मतलब होता है आपका खुद का स्टार्ट किया हुआ कोई वेंचर, ठीक है। तो याद रखना, जब हम लोग अपने सब्जेक्ट में, चाहे अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो या कोई दूसरा, जैसे अपने बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ेंगे, यहां पर बिजनेस का दो मतलब है। एक एंटिटी, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टार्ट किया, किस लिए स्टार्ट किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जिससे आप इनकम करोगे, अपने जरूरतों को पूरा करोगे, ठीक है। तो ये है बिजनेस। चलो, अब इसके बाद आता है दूसरा टर्म, ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? एकदम सिंपल हिंदी में बोले तो लेन देन। बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, पैसे आ रहे कहीं से, पैसे किसी को दे रहे हैं हम लोग, तो ये जो लेन देन लगातार बिजनेस में होती है, हर एक बिजनेस में होती है, कैसा भी बिजनेस हो, इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस के टर्म्स में ट्रांजैक्शन। अब यहां पर एक चीज समझना है, ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन, लेकिन इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? अगर अपने से कोई पूछेगा व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, तो थोड़ी बोलेंगे लेन देन। ये तो समझने के लिए ठीक है, कुछ चीजें समझने के लिए ठीक होती है, लेकिन अगर बताना पड़े तो ट्रांजैक्शन बिजनेस की वो इवेंट होती है जिससे बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आता है। बिजनेस के फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आता है। सुनना ध्यान से, अब एक एक नए नए टर्म्स आएंगे, अभी हम लोग अकाउंट्स में है ना, नए नए टर्म्स आएंगे, मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रांजैक्शन का मतलब एनी इवेंट by which there is some financial impact on the business। और फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब बिजनेस के एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आती है। अब फिर से दो टर्म आ गए, सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहां पर लिखता हूं, देखो यहां पर, एक मिनट। कुछ दिन पहले सिस्टम अपडेट हुआ है, और जब से ये सिस्टम अपडेट हुआ ना, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, बार बार सिस्टम स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखना, इस डेफिनेशन के जो फ्रेजेस है मैं उसको लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर इस तरह से मार्क करके लिखो, ट्रांजैक्शंस। These are business events which have financial impact, which have financial impact on the business। That is, it changes the assets and liabilities of the business। जो भी नए नए टर्म्स आ रहे हैं, आप अभी सिर्फ उसे लिखते जाओ, मैं खुद ही एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस की वो इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। बिजनेस की वो इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। अच्छा, फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, इसका मतलब जिसके वजह से बिजनेस में एसेट या लायबिलिटी में चेंज आ रहा है। फिलहाल अभी ये समझो, ठीक है। वापस से इसको और भी डिटेल में बात करेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आया इवेंट, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। इवेंट, इवेंट का मतलब क्या है? अगेन, इवेंट का मतलब वैसे तो कोई भी घटना, किसी भी घटना को हम लोग बोलते हैं इवेंट, पर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगेन यहां पर इवेंट का मतलब होता है बिजनेस इवेंट, यानी बिजनेस में होने वाली जो घटनाएं हैं उसको इवेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इवेंट सिंपली मीन्स
any incidents happening inside the organization. But it has no financial impact. It has no financial impact. अब ध्यान से समझना, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें होती है, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें होती है वो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। ठीक है, इवेंट का तो वैसे लिटरल मीनिंग होता है घटना। घटना कहीं भी हो सकती है, बिजनेस के अंदर भी हो सकती है, बिजनेस के बाहर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन यहां पर जब इवेंट बोलेंगे तो हम लोग पर्सनल इवेंट का बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे किसी का बर्थडे पार्टी है, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट, है ना। कुछ भी हो रहा है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक इवेंट है। कहीं आग लग गया, वो भी एक इवेंट है। दुनिया भर की चीजें चल रही है, एवरीथिंग वॉट एवर इज हैपनिंग इन एंड अराउंड, एवरीथिंग इज एन इवेंट। लेकिन यहां पर जब इवेंट बोलेंगे तो इवेंट का मतलब पूरे दुनिया से मतलब नहीं है, कहाँ क्या चल रहा है, अपने घर में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिजनेस में जो चल रहा है उससे मतलब है। तो बिजनेस के अंदर होने वाली जो भी इंसिडेंसेस है, वो सारे इंसिडेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। लेकिन इसका एक खास बात आपको ध्यान रखना है, ये इवेंट में एक चीज ध्यान रखना है, इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल इंपैक्ट का सिंपल मीनिंग आप वैसे भी समझ सकते हो, जिसका कोई मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, बिजनेस के एसेट या लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहां पर किसी इंप्लॉय का प्रमोशन हो गया, है ना। कोई आदमी काम कर रहा था काफी टाइम से, अच्छा परफॉर्म किया उसने, सीनियर ने क्या किया, उसे प्रमोट करके हायर डेजिग्नेशन में प्रमोट कर दिया। तो अगर किसी इंप्लॉय का प्रमोशन हो गया, क्या ये बिजनेस इवेंट है? सोचकर बताओ, कैन इट बी कॉल्ड बिजनेस इवेंट? यस, क्योंकि बिजनेस के अंदर का ये जो घटना है, प्रमोशन हुई है किसी की, ये जो घटना है बिजनेस के अंदर घटी है, हाँ, तो ये इवेंट है। क्या इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है? नहीं, क्योंकि किसी का प्रमोशन हुआ, इसका ऐसे तो लेन देन है नहीं, कोई मॉनेटरी इंपैक्ट तो है नहीं। इसी तरीके से कोई इंप्लॉय खराब काम कर रहा था, कंपनी ने उसको फायर कर दिया कि जाओ अगले महीने से तुम्हें आना नहीं है, ये भी बिजनेस इवेंट है, कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है। इसी तरीके से मान लो बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट हुई, कंपनी के अंदर कोई मीटिंग चल रही है, कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, दुनिया भर की चीजें हो रही है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, हर चीज एक इवेंट है। लेकिन इन्हीं इवेंट में से कुछ इवेंट को हम लोग ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? देखो ऊपर लिखा हुआ है, दीज आर बिजनेस इवेंट्स। देखो ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन में क्या लिखा है? दीज आर बिजनेस इवेंट्स, यानी कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये भी एक तरीके से बिजनेस में होने वाले इवेंट्स है, बट नॉट ऑल इवेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, लेकिन कौन से इवेंट्स? जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। फाइनेंशियल इंपैक्ट का मतलब जिसमें बिजनेस, जिसका मॉनेटरी इंपैक्ट है, पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, या फिर बिजनेस में एसेट या लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो नॉर्मली बिजनेस के अंदर जो कुछ भी होती है वो सारे के सारे इवेंट कहलाते हैं, और उन इवेंट में से जिन इवेंट का फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है, फिर उसको इवेंट नहीं बोलते, फिर उनको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो किसी फिल्म इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टर बोलते हैं, फिल्म एक्टर है, हीरो बोलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, बहुत अच्छी फिल्में कर लेते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार, सुपरस्टार, है ना, मेगा स्टार। तो ये स्टार कौन है? ये स्टार हीरो ही है, एक्टर्स है, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छी फिल्में दी है, अच्छा इनका नाम है, फैन फॉलोइंग है, तो इसकी वजह से अब उसे हम लोग थोड़ा सा और रिस्पेक्टफुली, थोड़ा सा और अच्छे से बोलते हैं कि भाई ये तो स्टार है ना, इसे स्टार एक्टर है, सुपरस्टार है ना। तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस जो है ये इवेंट्स है, लेकिन ये वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ इवेंट है जिसकी फाइनेंशियल इंपैक्ट होती है। जैसे कि मान लो आपने अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया, तो ये जो सैलरी का आपने पेमेंट किया आपके एम्प्लॉय को, क्या ये इवेंट है? ये इवेंट तो है, वैसे बिजनेस के अंदर हो रही है तो इवेंट है। क्या इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है? यस, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। तो अब इसको इवेंट नहीं बोलेंगे,
मतलब ये इवेंट है वैसे, पर इसको इवेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आ गया ना। तो एनी इवेंट विद फाइनेंशियल इंपैक्ट, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। तो इसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एक तरह से इवेंट ही होते हैं। ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। मैं जो बोला ठीक बोला क्या? राइट। समझ में आया सबको? तो इवेंट्स मतलब हर कुछ जो भी हो रहा है बिजनेस के अंदर सब इवेंट है, और ट्रांजैक्शन भी वो इवेंट है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। आपने कोई गुड्स परचेज किया, आपने सेल किया, दुनिया भर की चीजें जिससे पैसे का लेन देन हो रहा है, एसेट लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अपने को समझ में आ गया इवेंट और ट्रांजैक्शन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी चीजें बात हो रही है ये बिजनेस के अंदर वाली बात हो रही है, बिजनेस के बाहर नहीं। तो नोट करो, यहां पर देखो मैंने जब डबल एंट्री सिस्टम को लिखा तो मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखा। इसके बाद जब मैंने ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने लिखा तो मैंने बिजनेस इवेंट लिखा। हर जगह मैं बिजनेस को पहले प्रीफिक्स में क्यों लगा रहा हूं? यानी जो भी बातें हो रही है वो बिजनेस के अंदर वाली बात हो रही है। यानी यहां इवेंट का मतलब कोई घटना जो बिजनेस के अंदर घट रही है। अब मान लो तुम्हारे घर पे कोई रिलेटिव मिलने आए, दिवाली है, होली है, किसी भी फंक्शन पे कोई मिलने आया, तुम्हारे घर पे बर्थडे पार्टी है, तुम सेलिब्रेट कर रहे हो, ये भी तो एक इवेंट है। तो यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में उसका कोई मतलब है नहीं। तो अपने जब यहां पर इवेंट बोलते हैं तो इट सिंपली मींस बिजनेस रिलेटेड इवेंट्स। आपके पर्सनल लाइफ के इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं मूवी देखने गए, कहीं रेस्टोरेंट में खाने गए, वो सब भी एक इवेंट है पर वो पर्सनल है, यहां कोई लेना देना नहीं है उसका। इवेंट मतलब बिजनेस इवेंट, ट्रांजैक्शन मतलब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, बिजनेस वाली। अब आप गए शॉपिंग करने के लिए, आपने 10,000 का शॉपिंग कर लिया। आप बोलोगे सर ये तो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है ना, मैंने सामान खरीदे, मैंने पेमेंट किया। भाई आप अपने पर्सनल एक्सेसरीज, ड्रेसिंग या कुछ भी खरीद रहे हो, ये आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन है, अपने यहां पर बात नहीं करेंगे उसका। तो अपने जब अकाउंट्स में पढ़ते हैं और ट्रांजैक्शन बोलते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सनल ट्रांजैक्शन। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, यू आर गोइंग फॉर अ डिनर, यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, ये सब में आप भी पैसे खर्च कर रहे हो, फाइनेंशियल इंपैक्ट तो, और आप बोलेगा हाँ सर फाइनेंशियल इंपैक्ट हो रहा है, पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो आपके पर्सनल खर्चे हैं। तो आप अपने लाइफ के पर्सनल खर्चों को, निजी जिंदगी के जो लेन देन है, उनको आप ट्रांजैक्शन नहीं बोलोगे। वहां पर मॉनेटरी इंपैक्ट हो, फाइनेंशियल इंपैक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शन मतलब वो फाइनेंशियल इंपैक्ट वाला इवेंट जो बिजनेस के अंदर हो रहा है। तो बिजनेस के बाहर अगर कोई इवेंट होता है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, फिर भी वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। यानी कि इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या चीज समझ में आई? ये दोनों बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो ये दोनों में ही कवर नहीं होता। ठीक है? यस। आईसीएससी में मतलब नेगेटिव डिफरेंस कंसीडर नहीं होता, राइट? हाँ, ये यस। बट ट्रांजैक्शन और इवेंट में तो सिर्फ यही डिफरेंस है कि इवेंट में कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता और उसमें फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है। तो व्हाट इज द अदर डिफरेंस? देयर इज नो अदर डिफरेंस। ट्रांजैक्शन और इवेंट में यही डिफरेंस है कि ट्रांजैक्शंस आर द इवेंट्स व्हिच हैज फाइनेंशियल इंपैक्ट एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस। और ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आपके फर्स्ट एग्जाम में ही आएगा। ठीक है, ये एज सच कोई बहुत टेक्निकल चीज ही नहीं है। अब जैसे डेबिट क्रेडिट मैंने बताया, ये कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है व्हाट इज डेबिट क्रेडिट, जस्ट बिकॉज हम लोग अभी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में धीरे धीरे करके इन कर रहे हैं। आज के क्लास में तो हम लोग एकदम क्रीम लेवल पे चीजों को समझेंगे, अभी सब्जेक्ट को स्टार्ट भी नहीं करेंगे आज। लेकिन ये ना टर्म्स से अपने को एक्नॉलेज होना पड़ेगा, मतलब अपने थोड़ा सा फेमिलियर जब तक नहीं हो जाएंगे। अभी देखो एक एक चीज को डिफाइन करने में भी नए 2 टर्म आ जा रहे हैं। तो अब अभी हम लोग ना धीरे धीरे अकाउंटिंग टर्म से समझेंगे। इसका कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं, ये पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, 1 मार्क में लेकिन आता है कभी कभी, तो इसको बस यही लिख देना, इट विल डू। इससे ज्यादा का कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज देखना, यहां पर ऊपर वाले डेफिनेशन में देखना जहां पर मैंने डबल एंट्री सिस्टम को लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां पर मिला क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब समझ लो एक ऐसा खाता या रजिस्टर जिसमें हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। नाम से समझ में आ रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जिसमें अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो बुक, ये वो खाता, वो रजिस्टर। तो यहां पर ना कई जगह पे अलग अलग चैप्टर में या प्रॉब्लम्स में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ये फ्रेज मिलेगा। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। कंफ्यूजन वाले टॉपिक में तो हम लोग काफी टाइम के बाद जाएंगे। अभी जो चीजें एकदम सिंपल, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब इट्स सिंपली अ रजिस्टर वेयर वी आर मेंटेनिंग आवर अकाउंट्स, जहां पर हम लोग चीजों को, हिसाब किताब को मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में आज के टाइम पे कोई बही खाता चलता नहीं है। आज के समय में जितने भी बिजनेसेस हैं वो सभी अपना हिसाब किताब कहाँ रखते हैं? सिस्टम में रखते हैं। आजकल सभी चीज़ की सॉफ्टवेयर आ गई है, बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है।
तो अभी ये प्रैक्टिकली होता नहीं, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी सब्जेक्ट को थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग ये मानेंगे कि हमें ट्रांजैक्शन को रजिस्टर में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आप कल को फ्यूचर में किसी कंपनी में काम करो, आपको कोई बही खाता मेंटेन नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, पेन पेपर का कोई काम नहीं है, ठीक है। सब चीज सिस्टम पे सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। पर अभी हम लोग वैसा मानेंगे कि हम लोग रजिस्टर में काम कर रहे हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी बस एक बार के लिए लिख देते हैं, कोई टेक्निकल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं ताकि अपने को क्लियर रहे। तो यहां पर लिखना बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखो। इट इज अ रजिस्टर where we record all the business transactions. Business transactions, ये एक रजिस्टर है जहां हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। चलो ये सारे टर्म्स आ गए। डेबिट और क्रेडिट तो मैंने वैसे ही समझा दिया, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, चलो इसको भी लिख ही लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट ना अपने को शॉर्ट में लिखना पड़ेगा हर जगह। तो डेबिट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं जैसे डॉक्टर लिखते हैं, एंड क्रेडिट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं जैसे हम लोग क्रोर्स लिखते हैं, ठीक है। CR DR CR, ठीक है। तो अब यहां पर लिख लो डेबिट एंड क्रेडिट आर टू aspects of a business transaction under double entry सिस्टम। डेबिट क्रेडिट क्या है? डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो एस्पेक्ट है एक ट्रांजैक्शन के। मन में इसको याद कैसे रखना, कॉइन का दो साइड, हेड टेल, अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन का दो साइड, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बस, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब आगे देखो और क्या बचा। तो अपने देखो ये सारे जो टर्म्स है ये सब हमने समझ लिया। अब जब हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो यहां पर दो और टर्म आए थे, एसेट एंड लायबिलिटीज, है ना। इसको थोड़ी देर के बाद अभी हम लोग बात करेंगे ये क्या है। तो फिलहाल ये सारे के सारे जो बेसिक टर्म्स थे, ये बेसिक टर्म्स आप लोगों ने नोट कर लिए, सबको समझ आया। क्या इनमें से क्वेश्चन आएंगे? नहीं, ये कोई भी एग्जाम में आने वाला टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट में ये टर्म बार बार आने वाले हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही लेमैन्स लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं जो भी अभी समझा रहा हूँ मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट क्लास है। तो अभी स्टार्टिंग के एक क्लास दो क्लास में मैं जो भी बोलूँगा ना, मैं अपने वर्ड्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ट्राई करूँगा मेंटेन करने का। टेक्निकल टर्म, अकाउंटिंग टर्म मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आपके लिए वो सब नया है। लेकिन धीरे धीरे हर एक लेक्चर में मैं आपको बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के साथ क्या करूँगा, धीरे धीरे करके आपको फेमिलियर कराऊंगा, सिखाऊंगा। और जब आप वो सीख जाओगे 2-3 क्लास के बाद, फिर मैं वो जो टर्म मैं सिखा दूंगा फिर मैं वो बोलना यूज कर दूंगा, ठीक है। चलो तो अभी एसेट लायबिलिटी फिलहाल अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं उसको। चलो एक चीज मैं बताऊं, हर एक सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का ना कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होता है जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपने पढ़ते हैं। जैसे कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आते हैं जो बायो से रिलेटेड है, मतलब वो आपको नॉर्मल इंग्लिश या बोलचाल में नहीं मिलेंगे। तो जो हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो हमारी होती है, जो बोलचाल में हम लोग यूज़ करते हैं, ये इंग्लिश अलग है तो सब कुछ इंग्लिश, लेकिन ये इंग्लिश अलग है। वो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश होती है, उसमें हम लोग सिंपल टर्म एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं, बोलचाल के भाषा वाला जो इंग्लिश होता है। लेकिन जब हम लोग बायो पढ़ते हैं तो वहाँ बायोलॉजिकल टर्म्स आ जाते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ फिजिक्स से कुछ अलग कुछ एक टर्म्स आ जाएंगे जिसका फिजिक्स के अंदर कुछ मीनिंग बनता है, केमिस्ट्री के अपने अलग है। जब आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में कुछ लीगल टर्म्स आ जाते हैं। आपने कभी सुना पिटीशन फाइल किया? कोई सुना ऐसा? तो ये जो पिटीशन फाइल किया, कहीं आपने सुना होगा पिटीशन फाइल किया। तो पिटीशन का सिंपली मतलब होता है एप्लीकेशन। हाँ यस, आपने कोर्ट में कोई एप्लीकेशन
लेकिन एप्लीकेशन जब हम लोग बोलते हैं ना तो एक सिंपल एक बेसिक इंग्लिश का टर्म हो जाता है, लेकिन जब लॉ में आप उसी एप्लीकेशन को बोलोगे तो आप उसको एप्लीकेशन, इसको पिटीशन बोलते हैं। मीनिंग वही है, आप कोर्ट में अप्लाई करें किसी चीज के लिए, आप एप्लीकेशन दे रहे हो, पर कोर्ट में आपको बोलना पड़ेगा एक तरीके से पिटीशन फाइल किया। हम लोग जैसे किसी को बोलते हैं रिक्वेस्ट, तो कोर्ट में आपको क्या बोलना, अपील, एक अपील फाइल हुआ है, ये है। तो ये चीज सेम ही, अगर मीनिंग वाइज आप डिक्शनरी वाइज देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मतलब तो सेम है, पर आप वहां पर वैसे जनरल इंग्लिश यूज नहीं कर सकते। तो जो एडवोकेट्स लोग होते हैं वो जब ड्राफ्टिंग करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं या कोर्ट में जब आर्ग्यूमेंट होती है, तो वो क्योंकि लॉ के एक्सपर्ट है तो वो अपने लॉ का जो लीगल एक्यूमेन है ना, वो सारे टर्म्स वो यूज करते हैं। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में अपना अपना एक स्पेसिफिक टर्म होता है जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लोगों को समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से अकाउंटेंसी में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे आप सीखोगे। इकोनॉमिक्स में भी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इसी तरह से और भी सब्जेक्ट में आएंगे, तो जो जैसा पढ़ते हैं वैसा वैसा करके करेंगे। तो अभी चलो ये हो गया। अभी हम लोगों ने लास्ट क्या सीखा, डबल एंट्री सिस्टम। ये जितनी भी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है, डबल एंट्री सिस्टम को ही हमने और एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। अभी तक हमने सीखा सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम। तो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, जो अभी तक हम लोगों ने जाना, डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है जहां हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टम है जहां बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, वो खाता है जहां हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और इसके लिए दो एस्पेक्ट चाहिए होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये जरूरी है, इसके बिना बिजनेस ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट होना ही चाहिए, ठीक है। चलो इतना चीज हो गया। अब देखो सिस्टम बनाने से तो नहीं होगा ना, सिस्टम बनाने से क्या होगा, सिस्टम बनाने से थोड़ी सिस्टम चलने लगेगा। सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए कुछ रूल्स होने जरूरी है। अब जैसे देखो ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक का सिस्टम तो बना दिया गया है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, मैं एग्जांपल के लिए ट्रैफिक का सिस्टम, तो ट्रैफिक का सिस्टम तो बना दिया सरकार ने, लेकिन सिस्टम बनाने से थोड़ी होगा, सभी लोग फॉलो करेंगे क्या, कुछ रूल्स होने चाहिए। क्या रूल है, रेड लाइट गाड़ी स्टॉप, येलो लाइट रेडी टू स्टार्ट, ग्रीन लाइट अगर सीधा है तो स्ट्रेट जाओ, लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट, अलग अलग ट्रैफिक सिग्नल्स। ये क्या है, ये एक रूल्स है, इसको ट्रैफिक रूल्स बोलते हैं। तो ट्रैफिक का सिस्टम तो एक अलग चीज है कि आप इतने सारे लोग पेडेस्ट्रियंस चलते हैं, इतने सारे व्हीकल्स चलते हैं, तो वो सब चीज सेफली हो, किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको ट्रैफिक सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इस ट्रैफिक सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, उनको चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रूल्स भी बनाए गए। अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए जेब्रा क्रॉसिंग है, कब आपको रोड क्रॉस करना है उसके लिए अलग से एक सिग्नल बनता है। आप देखो पेडेस्ट्रियन सिग्नल आता है ग्रीन, जब स्टॉप का सिग्नल आ जाएगा, एक इंसान का एक लाइट रहता है, उसमें लाल बत्ती में इंसान खड़ा ऐसे खड़ा है, और एक ग्रीन कलर के लाइट में इंसान रहता है वो चलता हुआ। तो आपको वो सारे रूल्स आपको समझने पड़ेंगे। जो ड्राइविंग करते हैं उनको पता है कब राइट टर्न लेना है, उसका एक अलग रूल है, सीट बेल्ट लगाना है, टू व्हीलर्स में आपको हेलमेट पहनना है। ट्रैफिक के बहुत सारे रूल्स हैं। अलग अलग रूल्स क्यों बनाए गए, क्योंकि सिर्फ सिस्टम बनाने से नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ प्रॉपर रूल। सिस्टम तो हर एक चीज का है, इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे देश में, पूरे दुनिया भर में, क्या इसके बाद भी चीज़ें गड़बड़ होती है? हाँ होती है, क्योंकि बहुत जगह पे प्रॉपर रूल्स नहीं है, और रूल के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम बना दिया, रूल नहीं बनाया, मामला गड़बड़। रूल बना दिया, आपने फॉलो नहीं किया, फिर से मामला गड़बड़। तो मामला सही कब चलेगा? किसी भी चीज को आप सही तरीके से तब एग्जीक्यूट कर सकते हो जब एक प्रॉपर सिस्टम हो, और उस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स हो, और अपने को वो रूल भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी चीजें सही तरीके से होंगी। सेम हमारा अकाउंटेंसी में भी है। बिजनेस में इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इसके लिए सिस्टम तो बना दिया गया, डबल एंट्री सिस्टम। लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए प्रॉपरली रूल्स रिक्वायर्ड थे, तो इसके लिए रूल्स बनाए गए अकाउंट्स में, और फिर उस रूल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ और फॉर्मेट और प्रिस्क्राइब्ड टेक्निक्स दिए गए। आप इनको अगर फॉलो करोगे रूल्स को, तभी ये सिस्टम आप ठीक से फंक्शन कर पाओगे, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली होगी। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आप ट्रांजैक्शन को ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग रूल के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देते हैं अपने कॉपी में। बार बार मुझे ये रिकनेक्ट करना पड़ रहा है ना, प्लीज बॉदर विद दिस, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले बताया, स्क्रीन बार बार ना फ्रीज हो जा रही है। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, पर रिकॉर्डिंग में वो फ्रीज हो जा रही है, ठीक है।
चलो ध्यान से सुनना। अब हम लोग हेडिंग देंगे क्या, नेक्स्ट लाइन मिडिल ऑफ द पेज अकाउंटिंग रूल्स। नेक्स्ट लाइन मिडिल ऑफ द पेज अकाउंटिंग रूल्स, यहां पर ऐसे लिख दो अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स के बिना सिस्टम कोई काम का नहीं है। रूल्स नहीं रहेगा तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो ये जो रूल्स है, ये जो सबसे फर्स्ट रूल बनाया गया था अकाउंटेंसी के फील्ड में, पहली बार जो फर्स्ट रूल बनाया गया था वो ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था, ब्रिटिश रूल बोलते हैं इसको। और इसी का बहुत ही पॉपुलर नेम है क्या, गोल्डन रूल। नाम ही कितना सुंदर है, गोल्डन रूल, बहुत ही फेमस है। ये भी हमेशा साइंस वाले पूछते रहते हैं, भाई तुम लोग का गोल्डन रूल क्या है, बहुत सुनते हैं गोल्डन रूल, है ना, अकाउंट्स में काफी फेमस है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास अकाउंट्स में एक रूल है जिसे बोलते हैं गोल्डन रूल। एक और रूल है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं मॉडर्न रूल। ठीक है, गोल्डन रूल का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश रूल। इसे ब्रिटिश रूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रिटिश में बनाया गया था, ब्रिटेन के लोगों ने बनाया था। तो ब्रिटिश पीपल ने बनाया तो इन्होंने नाम रख दिया ब्रिटिश रूल। और क्योंकि अकाउंटेंसी के फील्ड में ये पहली बार एक नया कोई रूल बना था कि भाई हिसाब किताब कैसे मेंटेन किया जाए स्टैंडर्डाइज तरीके से, क्योंकि हिसाब किताब तो पहले भी मेंटेन हो रहे थे। ऐसा नहीं कि इस रूल बनने के पहले कोई हिसाब किताब नहीं होता था, बिजनेस भी सालों से चलते आ रहे हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, हिसाब किताब भी लोग पहले से मेंटेन कर रहे थे, पर कोई स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं था। तो ब्रिटेन के लोगों ने बोला नहीं, इस समस्या का समाधान हम लोग निकालेंगे। वो लोग क्या किए, दिमाग लगाकर एक बहुत ही टेक्निकल रूल बनाए जिनको उन्होंने नाम दे दिया ब्रिटिश रूल, ताकि सदियों तक जब तक ये रूल बच्चे पढ़ते रहेंगे उन्हें याद रहेगा कि ये हमारा इन्वेंशन है, हमने मेहनत करके बनाया, और इनको उन्होंने नाम दे दिया गोल्डन रूल। अब जब ब्रिटेन में ऐसा हुआ तो दुनिया भर में नाम हो गया ब्रिटेन का कि अरे भाई ब्रिटेन के लोगों ने इतना महान काम किया, एक नया रूल बना दिया अकाउंटेंसी के फील्ड में, एक नया रूल जिससे कि पूरे दुनिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइज्ड हो सके। तो अमेरिका वाले लोग बोले कि नहीं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी कुछ करेंगे, है ना। अमेरिका वाले लोग क्या है कि नहीं, मेरे को दुनिया में सबसे आगे निकलना है। हमेशा वो ये सोचते रहते हैं कि भाई ये मेरे से आगे कैसे निकल सकता है, मेरे को भी इससे आगे निकलना है। तो इन्होंने बोला अपने लोगों को कि भाई हम लोग भी कुछ बनाते हैं, हम लोग भी कुछ रूल करते हैं, अकाउंटेंसी में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना, हम भी अपना एक रूल बनाएंगे। तो इन्होंने भी क्या किया, रिसर्च करके थोड़ा बहुत चेंज करके अपना एक नया रूल निकाल दिया, और इन्होंने इनको नाम दे दिया अमेरिकन रूल, ताकि ज़माना इनको भी याद करता रहे कि हमने भी कुछ बनाया था। तो सेकेंड रूल जो मॉडर्न रूल है, इसका नाम क्या है, अमेरिकन रूल। अमेरिकन रूल को इन्होंने नाम दिया मॉडर्न रूल का, कि भाई वो तो पुराना हो गया, अपना वाला नया है, नया लेटेस्ट मॉडर्न रूल। गोल्डन ठीक है, उन्होंने अपना नाम दिया था गोल्डन चमका के एकदम, तो इनको भी कुछ देना था, इन्होंने बोला मॉडर्न, फॉरगेट अबाउट क्लासिक, वो सब पुराना है ट्रेडिशनल, छोड़ो मॉडर्न में आओ। ठीक है, तो इन्होंने एक अपना दिया मॉडर्न रूल जिसको अमेरिकन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल है ब्रिटिश रूल। अच्छा, ये जो चीज़ें अभी मैंने बताई है जस्ट ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा स्कूल में जाके मत बोलना टीचर को कि सर ने ट्यूशन में बताया कि ब्रिटेन वाले बनाए तो उनको कम्पीट करने के लिए अमेरिका वालों ने बनाया, ऐसा चमका के बोला, ऐसा नहीं है। क्लास में थोड़ा सा लाइट रहे, तुम लोग को ज़्यादा हेवी ना लगे, तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स भी देता चलूँगा जिससे चीज़ें अच्छे समझ में आए। क्लास का प्रेशर भी थोड़ा सा लाइट ह्यूमर में रहेगा तो तुमको ना बुरा नहीं लगेगा, सब्जेक्ट का प्रेशर फील नहीं होगा। मेरे क्लास में ये चीज़ होता है कि कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक को मैं तुमको लाइट वे में समझा के निकाल दूंगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुमने कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सीख लिया। ठीक है, एग्जाम्पल्स मेरे बहुत ही फनी होते हैं, वो तुमको आगे एक दो क्लास में पता चलेंगे, एक से एक एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो, तो ये दो रूल्स है अकाउंट्स में। किस चीज़ के लिए ये दो रूल्स है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, एक गोल्डन रूल, एक दूसरा मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल का दूसरा नाम ब्रिटिश रूल, मॉडर्न रूल का दूसरा नाम अमेरिकन रूल। आप लोग बोलोगे सर हमें कौन सा फॉलो करना है, कोई भी, ईदर ऑफ द टू, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी रूल आप फॉलो करो बात बराबर है। अल्टीमेटली बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो सेम ही होने वाली है। यानी कि पहले जो रूल बनाया गया था उसी सेम कॉन्सेप्ट को नए तरीके से यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया, पर ये दोनों का जो एंड रिजल्ट होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रूल 1 फॉलो करोगे, गोल्डन रूल फॉलो करोगे तो फाइनल जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है वो अलग तरीके से होगी, मॉडर्न रूल को फॉलो करोगे तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग अलग तरीके से होगी। नो, यू कैन फॉलो ईदर ऑफ दीज टू रूल्स, अल्टीमेट जो ट्रांजैक्शन बननी है वो सेम ही बनने वाली है, मतलब एंड रिजल्ट सेम ही होगा। तो आप इसमें से कोई भी फॉलो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर
तो फिर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? अगर दोनों सेम ही है तो कौन सा फॉलो करना चाहिए, या दोनों फॉलो करना चाहिए? नहीं, दोनों फॉलो करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई एक ही करना है। अब अगर आप कोल्ड ड्रिंक आपको पीने का मन कर रहा है, गला सूख रहा है, गर्मी का टाइम है, आप दुकान में जाओगे तो आप क्या करोगे? दुकानदार बोलेगा मेरे पास स्प्राइट भी है, थम्स अप भी है, तो नॉर्मली आप एक ही ऑर्डर करोगे। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो दोनों करते हैं, करो, दुकानदार का क्या है, वो दोनों दे देगा आपको। बट नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी भी दुकान पे जाते हो, यू हैव टू यू आर फीलिंग थर्स्टी, आपको एक सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, तो आप उनके बहुत सारे वैरायटीज में से कोई एक ही ऑर्डर करोगे। कोई मिरिंडा मंगाएगा, कोई थम्स अप मंगाएगा, कोई कुछ स्प्राइट लेगा, यही करता है ना, कोई सारा वैरायटी थोड़ी लेता है। तो इसी तरीके से आपका अल्टीमेट पर्पस तो प्यास बुझाना है, थोड़ा सा अपने आप को राहत देना है गर्मी से, तो आप कुछ भी कोल्ड ड्रिंक पियो, किसी भी फ्लेवर का, बात बराबर है, आप अपने चॉइस से पी लो, आपको जो पसंद आ रहा है, कोई ऑरेंज, कोई मैंगो, जो भी। इसी तरीके से यहाँ पर अल्टीमेट आपका जो आउटपुट निकलना है वो तो सेम ही निकलना है। गोल्डन रूल फॉलो करो, मॉडर्न रूल फॉलो करो, आपको जिसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है, आप वो फॉलो करो। दोनों फॉलो करना चाह रहे हो, करो, कोई आपको स्टॉप नहीं कर, नो वन इज स्टॉपिंग यू, ठीक है। तो अब एक एक करके ना इनको समझते हैं कि ये गोल्डन रूल क्या है और मॉडर्न रूल क्या है। पर एक चीज समझो, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्शंस हैं। आप एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हो, दूसरे की जगह पहला यूज कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप दोनों यूज करना। पर मैं आपको दोनों समझाऊंगा, दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको क्या यूज करना है, वो आप अपने हिसाब से, आपको जो पसंद है आप यूज करो। चलो पहले समझते हैं गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल क्या है, अब एक हेडिंग देना नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लाइन में एक हेडिंग दे दो, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिखना। देखो कॉपी जो आप बना रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है। तो आपकी कॉपी आप अपने लिए बना रहे हो, याद रखना, मेरे लिए नहीं। और ये कॉपी आपको एग्जाम के टाइम पे फटाफट रिवीजन करने में हेल्प करेगी। एकदम साफ सुथरे तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। जितना नीट एंड क्लीन रहेगा आपको पढ़ने में हेल्प होगी। तो गोल्डन रूल के अंदर 3 अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल जब बनाया गया था तो इस रूल के अंदर 3 कैटेगरीज क्रिएट की गई। इस रूल के अंदर क्या की गई? 3 कैटेगरीज। ध्यान से सुनना, अब यहां से अब हम लोग धीरे धीरे करके सब्जेक्ट में अब टेक्निकली इन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले का इंट्रो, कहानी, वो सारा भूमिका बांधना जो था वो सारा हो गया, समझ में आ रहा ना, इंट्रो विंट्रो चला गया। अब हम लोग एक्चुअली में सब्जेक्ट में इन कर रहे हैं। तो अब जब गोल्डन रूल बनाया गया ना, तो इस रूल के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई। ये 3 कैटेगरीज क्या थी? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले समझो कैटेगरी का मतलब क्या होता है। कैटेगरी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप की चीजों को मैंने एक ब्रॉड हेडिंग में क्लासिफाई कर दिया। जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूं फ्रूट, इट इज अ कैटेगरी। जब मैं बोलता हूं मैंगो, इट इज द नेम ऑफ अ फ्रूट, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये जितने भी है, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, ठीक है। और ये सभी को मिलाकर एक कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। कौन सा कैटेगरी में? फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट इटसेल्फ इज नॉट, क्या बोलते हैं, ये कोई अपने आप में कोई फ्रूट नहीं है। फ्रूट बोल के कोई चीज नहीं होता है, समझ। फ्रूट का मतलब हो गया फल। अब फल तो कई तरह के हो सकते हैं, है कि नहीं। तो जब हम लोग बोलते हैं बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट, ये सारे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्रूट है। और फ्रूट अपने आप में क्या है? फ्रूट इटसेल्फ इज अ कैटेगरी। जब मैं बोलता हूं डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है। लेकिन एनिमल इटसेल्फ इज अ कैटेगरी। बर्ड, बताओ कैटेगरी है कि आइटम है? क्या है? कैटेगरी। उसके अंदर कई तरह के पैरट, क्रो, जो भी होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं। तो याद रखना, ये जो है बर्ड्स, एनिमल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब क्या है? कैटेगरी है। फ्लावर्स भी कई तरह के हो सकते हैं। इसी तरह से यहां पर ये जो है, ये 3 आइटम्स नहीं है, ये 3 कैटेगरीज है। इनके अंदर कई तरह के आइटम्स हो सकते हैं। पहले दिमाग में समझो, रियल अकाउंट के अंदर कई तरह के आइटम हो सकते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर कई तरह के आइटम हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कई तरह के आइटम हो सकते हैं। और ये कैटेगरी है, यानी ब्रॉड हेडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रियल अकाउंट क्या होता है। तो चलो एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आती है, ध्यान से लिखना इसी तरीके से।
It includes all the assets of the business. It includes all the assets of the business, whether tangible or intangible. Whether tangible or intangible. इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में जितने भी एसेट्स होते हैं, वापस अभी वो टर्म आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एसेट्स। बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं वो सभी रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं। तो अब मैं बताता हूं आपको एसेट का मतलब क्या है। एसेट का सिंपली मतलब होता है बिजनेस के जो भी प्रॉपर्टीज है, बिजनेस के जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब एसेट्स। अभी हम लोग डिटेल में और आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी ब्रीफ में समझो। एसेट्स मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज। तो बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज है उन सभी को हम लोग रियल अकाउंट के कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और ये दो तरह की हो सकती है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। समथिंग विच इज हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? टैंजिबल। इनटैंजिबल मतलब विच यू कैन नॉट सी, टच, बट यू कैन फील। समझ में आ रहा है? वो दिखना नहीं है ओपन आई से, आप उसको टच करके देख नहीं सकते हो, पर आप उसको फील जरूर कर सकते हो, उसका इंपैक्ट आपको मिलेगा। जैसे अगर आप किसी ओपन स्पेस में, आपको हवा तेज चल रही है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, हाँ चलो अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, पर ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं, आप हवा को पकड़ के टच करोगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर आप इसको फील कर सकते हो। चलो, तो इसी तरीके से एसेट्स जो होते हैं ना बिजनेस के, ये दो तरीके के होते हैं। ये टैंजिबल नेचर के भी एसेट हो सकते हैं, इनटैंजिबल नेचर के भी एसेट हो सकते हैं। कोई भी एसेट हो बिजनेस का, ये सभी का सभी कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होगा? रियल अकाउंट में। चलो इसको समझने के लिए ना कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तो अब यहां पर एग्जांपल में लिखो नीचे, देखो पहले मैं टैंजिबल के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। टैंजिबल में क्या क्या आ रहा है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, कैश। ठीक है, ये सारे टैंजिबल हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इनटैंजिबल। आईसी बोर्ड में से कोई बताना चाहेगा क्या? वेरी गुड। और कोई ट्राई अगर कोई करना चाहे तो? इसके अलावा पेटेंट राइट, पेटेंट बोलते हैं इसका पूरा नाम है पेटेंट राइट। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब का नाम सुने हो तुम लोग? पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट करा लिया, यूट्यूब में तो होता है ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। ट्रेडमार्क वी ऑल नो दैट है ना, किसी ब्रांड का एक अपना लोगो होता है, ट्रेडमार्क बोलते हैं। इसी तरीके से नो हाउ सुने हो कभी? नो हाउ मतलब होता है किसी भी चीज को करने का तरीका, टेक्निक, उसको बोलते हैं नो हाउ। जैसे कि KFC जो अपना प्रोडक्ट है उनका, क्रिस्पी चिकन या जो भी वो लोग बनाते हैं, इसका बनाने का क्या तरीका है, वो अपने आप में एक स्पेशल फ्लेवर, एक स्पेशल स्टाइल में बनती है। अब इसका जो टेक्निक है बनाने का, उसको बोलते हैं नो हाउ। वो KFC के पास है। आजकल बहुत सारे निकल गए हैं KFC के सारे कॉपी कैट्स, पर KFC का बनाने का अपना एक तरीका है। पेप्सी या कोका कोला जो अपना सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं, उनका बनाने का जो अलग उनका जो टेक्निक स्टाइल है, वो भी एक नो हाउ है, टेक्निक है। ठीक है, तो ये सब नो हाउ होता है। बहुत सारी चीज़ें जो बनती है वो कैसे बनती है, उसका जो सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट फार्मूला, सीक्रेट सॉस होता है, वो कंपनी अपना नो हाउ बना के रखती है। मतलब वो जब तक उसके परमिशन के बिना कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होती है। किसी ने सुना ये सब नाम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी लिख लो, इतना ज़रूरी नहीं है, बस जान के रखो, ताकि कोई पूछे तो कम से कम 4-5 एकदम धड़ाके से एकदम बोल दो। गुडविल तो सभी बोल देते हैं,
फटाफट से एकदम, जैसे ही को पूछे इंटेंजिबल, बाकी बच्चा क्लास में बोला गुडविल, तुम 3-4 तो फेंक दो, टीचर भी मतलब हिल जाएगी, वाह बच्चे को पता है इतना नाम है ना। चलो लिखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपने अपने इंटेलेक्ट से डेवलप की है, मतलब आपने अपने इंटेलिजेंस, आपने अपने नॉलेज से अगर कोई चीज को क्रिएट किया है, आपके एफर्ट, आपके विजडम का वो रिजल्ट है, तो इस चीज पे किसका हक है? आप ही का हक होना चाहिए। तो इस चीज को भी रजिस्टर करना पड़ता है सो दैट कि कोई उसको मिसयूज ना करे, आपके इंटेलेक्ट के जो रिजल्ट है। तो इसके लिए आईपीआर कराना पड़ता है। जैसे मान लो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो वीडियो लेक्चर साथ साथ में रिकॉर्ड हो रही है, ये मेरी आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्योंकि मैं जो भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे मेहनत, मेरे नॉलेज, मेरे इंटेलेक्ट का प्रोडक्ट है। तो आज जो ये रिकॉर्डिंग बन रही है, ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियो लेक्चर को खरीदते हैं, उसके लिए हमें पेमेंट करते हैं। तो दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, दीज आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या मैं चाहूंगा कि ये कोई भी किसी के हाथ में भी चला जाए और कोई भी इसको यूज कर ले? नो, इट इज अ वेरी सीक्रेट थिंग ना, ये मेरे मेहनत, मेरे इंटेलेक्ट का रिजल्ट है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसकी आईपीआर करानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? सो दैट कि ये मेरा प्रोटेक्टेड राइट रहे, जब तक मैं किसी को ऑथराइज ना करूं, इसका कोई मिस यूज ना कर सके। समझ में आया? तो इस तरीके से जो आप अपने मेहनत, अपने इंटेलेक्ट से डेवलप करते हो, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। दिस इज माय प्रॉपर्टी, माय लेक्चर्स आर माय प्रॉपर्टी एंड इट आई हैव द सोल राइट ऑन माय लेक्चर्स। जो कोई ऑथर होता है, उसने कोई मान लो कोई फिक्शन लिखा या कोई और भी कोई चीज लिखी, तो ऑथर्स लोग अपने वो राइटिंग्स का क्या करते हैं? पेटेंट करा लेते हैं। कोई लिरिक राइटर है, उसने कोई गाना लिखा, अब उसकी कोई लिरिक चुरा न ले, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? उसका कॉपीराइट कराते हैं। तो कॉपीराइट जो होता है वो बेसिकली राइटिंग्स के और इसके ऊपर होता है। पेटेंट वगैरह जो होता है ना, वो जैसे कोई टेक्निकल कोई फॉर्मूला वगैरह डेवलप हो, जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई पर्टिकुलर चीज को डेवलप करने का कोई फॉर्मूला बनाया, तो अब वो फॉर्मूला तो बहुत मेहनत से, बहुत सालों के रिसर्च के बाद बना है, तो उसका पेटेंट हो जाता है। जो ऑथर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, अब म्यूजिक कंपोजर होते हैं, वो अपने म्यूजिक का क्या करते हैं? कॉपीराइट कराते हैं। अगर कोई किसी का म्यूजिक चुरा लिया, जैसे हमारे एक है इंडस्ट्री में जो सबका म्यूजिक चलाते हैं, किसी को नाम मालूम है? मैं नहीं लूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम में से कोई बता सकता है? जज भी बनता है वो इंडियन आइडल में। हाँ नहीं, ठीक है, चलो क्लास के बाद बताते हैं। हाँ ठीक है, क्लास के बाद बताते हैं। ठीक है चलो, नहीं तो फिर कहीं से कोई वीडियो वगैरह कहीं चला गया तो फिर बोलेगा देखो सर आप मेरा नाम लेके बता भी करे थे, ठीक नहीं है वो। एनीवे समझ में आया? तो कॉपीराइट ऐसे होता है, देखो कोई भी चीज कोई एक इंसान सोचता है, कोई पर्टिकुलर ट्यून है, किसी कंपोजर ने उसको बनाया, सिमिलर ट्यून कोई कॉपी करके अपने गाने में चिपका दिया, ऐसा होता है। बॉलीवुड में तो एकदम ही कॉमन है, ये सब चीज होती है, ठीक है। तो ये सब चीज के लिए कॉपीराइट कराया जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग इंटेंजिबल में देख रहे हैं ना, ये सारे बिजनेस के एसेट्स हैं। बिजनेस में ये सारी चीजें एसेट्स क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनके बिना अगर ये आपका मेहनत का कोई चीज अगर कोई दूसरा आपके परमिशन के बिना ले सकता है ना, इससे बिजनेस का नुकसान हो जाए। जैसे ट्रेडमार्क आपके बिजनेस का ब्रांड रिप्रेजेंट करता है, ये मामूली चीज नहीं है। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, मान लो कोई शू है, ठीक है, स्पोर्ट्स शू, उसमें इस तरह का ऐसा मार्क बना हुआ है, आप इसको क्या समझोगे? नाइकी समझेंगे हम लोग। तो ये जो लोगो है, अगर कुछ नाम ना भी बोला जाए तो इसको देखकर आप समझ जा रहे हो कि ये नाइकी का प्रोडक्ट है। लेकिन सोचो अगर यही लोगो कोई अपने दूसरे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट में लगा दे, आपसे पूछे बिना, तो लोग तो पता नहीं चलेगा ना वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। वो सोचेंगे अरे ये तो नाइकी का प्रोडक्ट है, वो शूज वो लेना स्टार्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं आपने अपने मेहनत से जो अपना बिजनेस बनाया, आपने अपना जो रेप्यूटेशन बिल्ड किया मार्केट में, वो कोई और उसका बेनिफिट ले रहा है। कल को उसका प्रोडक्ट अगर खराब होगा, चलेगा नहीं, खराब क्वालिटी का है, तो लोग तो समझ नहीं पाएंगे, वो सोचेंगे नाइकी का प्रोडक्ट खराब है। तो इसीलिए आपका जो ये ट्रेडमार्क है, ये आपका ब्रांड रिकॉग्निशन है मार्केट में, ये कोई यूज नहीं करना चाहिए। ये सारे एसेट्स है बिजनेस के। तो बिजनेस की एसेट्स का मतलब खाली लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, ये सब नहीं होते। ये तो है, ये तो ऑब्वियसली है टैंजिबल एसेट्स, लेकिन बिजनेस के जितने इनटैंजिबल एसेट होते हैं ना, ये सब भी बिजनेस के एसेट्स माने जाते हैं। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस का नेम एंड फेम, बिजनेस का नेम एंड फेम, ब्रांड वैल्यू, जिससे लोग उसके नाम से चीजें खरीद ले। आज देखो कोई एक बड़ा ब्रांड, जैसे मान लो टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, वो कुछ भी लॉन्च करेगा ना,
आराम से उसका मार्केट ग्रैब हो जाए। तुम देखो ज़ूडियो अभी लॉन्च किया कुछ टाइम पहले, फटाफट मार्केट पकड़ लिया, स्ट्रगल करना पड़ा नहीं। टाटा ने लॉन्च किया, लोगों का ट्रस्ट, अरे यार टाटा का तो बढ़िया ही होगा, क्योंकि वो ट्रस्ट इन्होंने इतने साल में बिल्ड किया है, एक दिन में नहीं बना है। तो आज के टाइम पे टाटा कुछ भी लॉन्च कर दे, क्रोमा लॉन्च किया, हिट, एनीथिंग कुछ भी लॉन्च कर दे, टाटा का नाम लग गया ना, टाटा प्रोडक्ट, मार्केट खत्म। लोग अब बोलेंगे हाँ टाटा का तो ठीक होगा, चलो कहानी खत्म। इतना वैल्यू उसने बनाया अपने ब्रांड का। तो ये जो गुडविल है ना, ये भी तो एसेट है। जिस लेवल पे पहुंचने में आदमी को सालों लग जाते हैं, आज आप नया कुछ भी लॉन्च कर देते हो, आपको एकदम फट सा मार्केट, क्योंकि लोग आपके नाम पे ट्रस्ट करते हैं। दिस इज गुडविल। तो ये भी एसेट है। तो एसेट्स दो तरह के होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। दोनों तरह के एसेट्स को हम लोग किस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सबको समझ आ गया? चलो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में थोड़ा लिखते हैं। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? इट बिलोंग्स टू एनी पर्सन। नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्सनल अकाउंट मतलब ये किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज बिजनेस में किसी पर्सन से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। यानी उसे किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। कोई भी चीज, ध्यान से सुना, कोई भी चीज जो किसी पर्सन से रिलेटेड है बिजनेस के अंदर, उसको कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो अच्छा, पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब तो होता है हम और आप जैसे लोग पर्सन, नॉर्मली हम लोग यही समझते हैं पर्सन मतलब यू आर अ पर्सन, आई एम अ पर्सन, ठीक है। तो पर्सन का मतलब होता है वी पीपल। ये है आम जिंदगी, यानी कि नॉर्मल लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगेन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स में हर एक चीज का थोड़ा स्पेसिफिक मीनिंग है, तो हम लोग अब अकाउंटेंसी के हिसाब से जब बात करेंगे तो यहाँ पर पर्सन को भी अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो हमारे अपने इस कॉन्सेप्ट में, अपने टॉपिक के हिसाब से अगर अपने बात करें तो पर्सन जो है ना, यहाँ पर कई तरह के होते हैं। तो अब मैं पर्सन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो देखो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, लिखो नंबर ए, इसके अंदर ही लिखना नंबर ए। एक होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक मनुष्य। हिंदी ज्यादा शुद्ध हो गया। ये सब सुनकर लगता है ना इंग्लिश ज्यादा इजी है। प्राकृतिक मनुष्य और नेचुरल पर्सन, कौन सा इजी लग रहा है ना? बताओ, हम लोगों ने इंग्लिश को इतना अपने जिस्म में, रगों रगों में बसा लिया कि अब हिंदी टफ लग रहा है। चलो जो भी है, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है? एनी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो नेचुरल प्रोसेस से धरती पे जिसका आगमन हुआ है। हम और आप जैसे लोग, हम लोग बायोलॉजिकली नेचुरली इस दुनिया, इस धरती पे आए या प्रकट हुए। तो हम लोग सब कौन है? हम लोग सारे नेचुरल पर्सन हैं। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं ऐसा समझाने का, रॉकेट साइंस। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सीधा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आप समझ लो। नेचुरल पर्सन का मतलब मिस्टर राम, मिसेस सीता, ऐसा कोई भी तुम समझ लो, कुछ भी, ये सारे कौन है? नेचुरल पर्सन। हालांकि राम और सीता है तो भगवान है ना, प्रभु है, प्रभु श्री राम। तो एक काम करते ना, राम और सीता नहीं लिखते, कुछ और लिखते हैं। मिस्टर, अच्छा सा नाम बताओ। चलो ठीक है, मिस्टर सूरज, और मैडम का नाम लिख देते हैं मिसेज, ठीक है, श्वेता, ठीक है। चलो मिस्टर मिसेस श्वेता, श्वेता का स्पेलिंग, ठीक है। तो हमारे और आपके जैसे लोग, हम लोग सभी क्या है? नेचुरल पर्सन है, ठीक है। चलो दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो कोई रोबोट जैसा लग रहा है आर्टिफिशियल पर्सन। तो हाँ, नॉर्मली अगर अपने किसी से पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, तो कोई भी इंसान यही बोलेगा कि कोई पर्सन जो नेचुरल नहीं है। जैसे कि हमने रोबोट मूवी में देखा था, कोई रोबोट है तो वो पर्सन ही है, पर वो आर्टिफिशियल है, मशीन से बना हुआ, आर्टिफिशियल पर्सन। अगेन ये है आम जिंदगी, मतलब लेमैन्स लैंग्वेज। हाँ, आर्टिफिशियल रोबोट बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन ही है रोबोट, और क्या है। पर यहाँ पर रोबोट को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कोई बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी या कोई ऐसा जो एक अलग पर्सन की तरह एक्ट करता है। तो यहां पर आप मन में इजीली इसको समझने के लिए समझो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ, कोई बिजनेस फर्म, कोई कंपनी, जितनी भी एंटिटी है, किसी भी तरह की कोई बिजनेस एंटिटी है, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसको समझने के लिए मैं सीधा एग्जांपल
लेता हूं क्योंकि आपको समझना है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आने वाले, बस आपको समझना है। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे क्या है, जैसे मान लो SBI बैंक, राइट, गुड, SBI बैंक। और कोई कंपनी का नाम बताओ, ITC लिमिटेड, ठीक है, चलो 2 हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई बिजनेस है ना, जैसे टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब कंपनी कोई पर्सन तो नहीं होती है क्या, ITC लिमिटेड या SBI ये क्या कोई पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन, क्या फिजिकल नेचुरल बॉडी प्रोसेस करते हैं ये लोग? नो, वी प्रोसेस ना नेचुरल बॉडी। तो हम लोग नेचुरल पर्सन है, इन लोगों को हम लोग मानते हैं कि ये लोग पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन एक्चुअली में नेचुरल पर्सन नहीं होते, इनको अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि ये एक पर्सन है। ऐसा क्यों मानते हैं इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आखिर ऐसा मानते क्यों सर, ये क्या मतलब है, आप कंपनी को इंसान मान रहे हैं? तो इसका लॉजिक भी आगे हम लोग धीरे धीरे करके समझेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि जो नेचुरल पर्सन है वो तो पर्सन है ही बाय डिफॉल्ट, और जो पर्सन नहीं है, जो कंपनीज है, उनको भी हम लोग पर्सन मानते हैं। कैसा, आर्टिफिशियल, नेचुरल तो हो नहीं सकते, आर्टिफिशियल मानते हैं। अब इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो एक और टाइप का पर्सन बना दिया इन लोगों ने, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, अब देखो नाम से समझ में आ रहा, रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी और को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो किसी एक के बिहाफ में, किसी एक के तरफ से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। जैसे एक मूवी आई थी, वो कौन सी, अक्षय कुमार की मूवी थी ना, परेश रावल, जिसमें वो भगवान पे केस कर देता, क्या नाम था? OMG, यस, OMG था ना। तो ओ माई गॉड, यही था ना पूरा नाम। तो ये जो मूवी थी उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो एक एक्टर होता है परेश रावल, उसके साथ बिजनेस में कोई एक्सीडेंट या कोई कुछ होता, भूकंप कुछ आ जाता है, नेचुरल कैलामिटी, उसका बिजनेस में नुकसान हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से वो क्लेम मांगने जाते हैं। और इंश्योरेंस वाले क्या बोलते हैं कि ये जो नुकसान हुआ है ये नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुआ, फ्लड या कुछ साइक्लोन इसके वजह से हुआ है, तो हम लोग के पॉलिसी में ये कवर नहीं है, इसके वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। आपके जो नुकसान हुआ है ये भगवान के मर्जी से हुआ, मतलब नेचुरल कैलामिटी, मतलब ऊपर वाले के दुर्घटना की वजह से हुआ। तो इस केस में हमारा इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके जो नुकसान का भरपाई है उसका क्लेम नहीं देंगे। तो इस वजह से वो क्या करता है, गुस्से में आके बोलता है अच्छा भगवान ने हमारा नुकसान किया, नेचुरल कैलामिटी, चलो भगवान के ऊपर ही केस कर देते हैं। तो कोर्ट में याद है वो सीन देखे तुम लोग, OMG देखे वो मूवी? नहीं देखे तो कभी देखना उसका एक पर्टिकुलर सीन। तो वहां दिखाता ना कि परेश रावल कोर्ट में जाके क्या करता है, भगवान के अगेंस्ट में केस फाइल कर देता है और लीगल नोटिस जाती है। अच्छा, अब भगवान को तो नोटिस जा नहीं सकता, तो भगवान के अगेंस्ट में जब वो केस फाइल करते हैं, जो नोटिस जाती है तो किसके पास जाएंगे, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो प्रीस्ट वगैरह लोग होते हैं, तो उस मूवी में दिखाया जाता है कि जो एक दो महापंडित पुरोहित है, जो किसी मंदिर या मठ के जो सीनियर मोस्ट जो पुजारी होते हैं, वो वैसा एक पर्सन था उस मूवी में दिखाया गया है। और अगर कोई मॉस्क है तो उसका कोई जो मौलाना साहब है वो है, कोई चर्च अगर है मान लो तो उसके जो पादरी या जो होता है पोप वगैरह जो भी, हाँ, फादर होता है, तो वो लोग कौन है? क्योंकि आज अगर हमें भगवान से कम्युनिकेट करना हो तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई नोटिस जारी नहीं कर सकते। तो अब उनके बिहाफ में ये लोग ही अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उस मूवी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, उस मूवी में दिखाया गया कि जब नोटिस दिया गया ना तो इन लोगों के पास पहुंचा, कोर्ट में आपको हाजिर होना है। अब वो अपने भगवान को वो लोग रिप्रेजेंट करके कोर्ट में बता रहे हैं क्या है नहीं है, वो देखना मजा आएगा, कभी मूवी देखोगे। तो एनीवेज, तो रिप्रेजेंटेटिव वी ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ये अपने को समझ में आता है। यहां पर क्या मतलब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का? कोई भी ऐसा टर्म, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा टर्म जो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, कोई भी ऐसा टर्म जो किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। बोलो सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। हस्बैंड एक जगह खड़ा है, दूर में उसकी वाइफ बैठी है और वो ऐसे घूमता है, बोलता है यस स्वीटहार्ट प्लीज कम। तो वहां पर और भी 3-4 लेडीज थी। अब वो लोग कंफ्यूज है कि इसने किसको बोला। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर एक हस्बैंड अच्छा हस्बैंड है, अच्छा इंसान है, ठीक है, तो वो अगर वहां 3-4 लोगों में जिसमें एक उसकी वाइफ भी है और वो बोल रहा है यस स्वीटहार्ट प्लीज कम, वो किसको बोल रहा है? मोस्ट प्रोबेबली वाइफ को, ठीक है, अगर कंसीडरिंग कि वो अच्छा इंसान है। फिर से मैं बता दूं क्योंकि आप कोई बोलेगा नहीं सर किसी और कोई बोल सकता है, तो इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया, अच्छा इंसान, अच्छा हस्बैंड है, ठीक है। तो अब वो ये जो वर्ड है उसकी वाइफ के नाम से उसने नहीं बुलाया, उसने एक अलग से फ्रेज, एक टर्म यूज किया।
अब ये टर्म रिप्रेजेंट उसकी वाइफ को ही कर रहा है, लेकिन मैंने नाम तो नहीं लिया, नाम लेके मैं बुला सकता था। इसी तरीके से जब हम लोग अपने पिताजी को बुलाते हैं तो नाम से बुलाते क्या? कितने लोगों क्लास में अपने पापा को नाम से बुलाते हो? मिस्टर शुक्ला, मिस्टर मिश्रा, मिस्टर दत्तो, मिस्टर बैनर्जी, चैटर्जी, ऐसा कोई बुलाता है? बताओ, कोई हिम्मत वाला है यहाँ पर? कोई नहीं। ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलते हैं? पापा, डैडी, ऐसा कुछ बोलते हैं। मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी, माँ, कुछ भी ऐसा बोलते हैं। नाम तो नहीं ले रहे ना, पॉइंट ये है कि नाम नहीं। तो हम लोग दुनिया में हर किसी को नाम से बुलाते हैं। हमारा कोई फ्रेंड हो, कोई मोहल्ले में कोई इंसान हो तो उनको नाम से बुलाते हैं। हाँ मोहन है भाई, मोहन है, सोहन इधर आ जाए, ऐसे करके बोलते हैं ना। पर मम्मी और पापा को हम लोग क्या बोलते हैं? माँ, पापा, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, ये किनको इंडिकेट कर रहा है? माँ बोल रहा है मतलब मेरी मम्मी को इंडिकेट कर रहा है, पापा मतलब मेरे पापा जी को इंडिकेट कर रहा है, यही हो रहा है ना। तो ये टर्म अल्टीमेटली किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? उन्होंने जो वाइफ स्वीट हार्ट बोला तो वो उसकी वाइफ को इंडिकेट कर रहा है। ऐसा कोई भी फ्रेज आप लगा सकते हो, जैसे है ना आजकल यूथ लोग बाबू सोना दुनिया भर का फ्रेज यूज करते हैं। ये सब क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझ रहे हो, मतलब ये जो टर्म है ये इनडायरेक्टली किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। ये जो टर्म है ये इनडायरेक्टली किसी पर्सन को। अकाउंट्स में भी ऐसे आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स, जो इनडायरेक्टली किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगे। वो टर्म्स क्या होंगे, कैसे हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, पर आप समझ के चलो ऐसे टर्म्स होंगे जो किसी पर्सन को इंडिकेट करेंगे। इस तरह के टर्म को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि हर एक का एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो बाद में जब रिवीजन करेंगे तो अपने को याद रहेगा। इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। आओ, तो यहां पर अभी जो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिलहाल नोट कर लो, मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे के टॉपिक से रिलेटेड है। फिलहाल इसको लिखो, यहां पर लिखो कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और भी होते हैं, मैं जस्ट यहां समझाने के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल्स है इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। मुझे जब जस्ट समझाना था मैंने 2-3 ले लिया। तो अब मैंने क्या बताया, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का मतलब कोई भी चीज जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब ये पर्सनल अकाउंट के अंदर फर्दर 3 तरह की क्लासिफिकेशंस है। एक नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, आर्टिफिशियल पर्सन मींस एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कोई भी अकाउंट जो किसी दूसरे पर्सन को इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है। अभी मैंने 2-3 टर्म्स यहां पर लिखे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल अभी नोट कर लो। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी इस जगह पे गोल्डन रूल में है, इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बड़ा ही सिंपल है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक मिनट रुको, ऐसे 1 मिनट रुकना, ये 1 मिनट रुक जाओ। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इन सभी को डिटेल में मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी एक ही समझो, ठीक है। फिलहाल के लिए भी एक ही समझो। तो बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंसेस या लॉस होते हैं या इनकम होते हैं या गेन होते हैं, ये सभी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बड़ा ही सिंपल है, नाम से समझ में। नॉमिनल अकाउंट मतलब बिजनेस के खर्चे, इनकम, नुकसान, फायदा, ये सब। बिजनेस के खर्चे, इनकम, नुकसान, फायदा, ये सब। तो कोई भी बिजनेस के अंदर खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये सब बिजनेस के कौन से कैटेगरी में जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के कैटेगरी में। बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या आ सकते हैं बोलो? तो इसमें एग्जाम्पल में कोई भी बिजनेस का खर्चा ले लो, क्या बोला, ठीक है। तो जैसे मान लो रेंट तुमने पे किया तो रेंट पेड खर्चा है, और सैलरी पे किया, ठीक है, सैलरी पेड। इसके अलावा कुछ कोई इनकम भी बोलो, कोई इनकम, जैसे कि चलो सेल ऑफ गुड्स,
ठीक है, चलो एटसेट्रा। देखो खर्चों की कोई कमी नहीं है, बहुत तरह के खर्चे हो सकते हैं, इनकम भी बहुत तरह के हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि अभी हम लोग तो सिर्फ समझ रहे हैं कि आखिर गोल्डन रूल है क्या, गोल्डन रूल में कैटेगरी क्या क्या है, तो अभी अपने समझ रहे हैं, तो कुछ 2-3 एग्जांपल लेने से भी चलेगा, अभी तो पूरा का पूरा टॉपिक्स पढ़ना है। तो फाइनली अब हम लोग वापस से कंक्लूड करते हैं, गोल्डन रूल जो कि ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिटिश रूल। और इस रूल के अंदर 3 कैटेगरीज क्रिएट की गई, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस रूल के अंदर 3 कैटेगरीज क्रिएट की गई, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 कैटेगरीज। रियल अकाउंट का मतलब बिजनेस के सारे एसेट्स जिसमें टेंजिबल भी आते हैं, इंटेंजिबल भी आते हैं, एग्जांपल्स मैंने लिख दिया। पर्सनल का मतलब कोई भी आइटम जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। अब यहाँ 3 तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल यानी कि हमारे जैसे लोग, आर्टिफिशियल मतलब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हो गया ये सारे आइटम्स, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नॉमिनल का मतलब क्या है, बिजनेस के खर्चे, नुकसान, इनकम और गेन्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल, ये सारे हो गए इसके कैटेगरीज, ठीक है। अब आज के क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। आज का क्लास फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट भी लेट से हुआ, ठीक है। हमारा क्लास जो होगा नॉर्मली 2 घंटे का रहेगा, फुल प्रोडक्टिव क्लास। 2 घंटे का मतलब मेरे क्लास में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इधर उधर करने का। तो मेरे क्लास में क्या होता है, मेरे को पूरा टाइम यूटिलाइज करना, मतलब 2 घंटा में 5-10 मिनट अगर आप चलो इधर उधर कर दो, आपको प्रॉपर 2 घंटा एक एक चीज़ें बताई जाएगी, आपको प्रॉपर सुनना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गोल्डन रूल के बाद मॉडर्न रूल समझेंगे। मॉडर्न रूल के अंदर क्या क्या रूल्स है, अभी हम लोग रूल नहीं पढ़े, ये तो जस्ट अभी कैटेगरी समझ रहे हैं। मॉडर्न रूल के कैटेगरी को समझेंगे, फिर रूल्स समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग छोटा छोटा सा न्यूमेरिकल हर एक टॉपिक पे करना स्टार्ट करेंगे। आज फर्स्ट क्लास इंट्रो था, थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में जाने, थोड़ा चीज़ों को बेसिक से समझे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के 3-4 क्लासेस में हमारा सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। यानी हम लोग एकदम जो कोर चैप्टर्स है उसमें नहीं जाएंगे, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो कोर चैप्टर्स है ना, वो 3-4 क्लास के बाद जाएंगे, क्योंकि वो कोर चैप्टर में जाने के लिए हमें जो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट चाहिए, पहले वो फाउंडेशन मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर आप मान के चलो, जैसे बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले लेक्चर्स हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इस तरीके से समझा देंगे कि आपको आने वाले चैप्टर में जब आप इन करोगे, न्यूमेरिकल बनाओगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।